अमेरिकी सेना के जनरल डैन केन का दावा है। देखिए, युद्ध विराम के दौरान अमेरिकी सेना पर ईरान ने 10 बार हमला किया। 9 व्यापारिक जहाजों पर भी ईरान हमला कर चुका है। तो यह बड़ी खबर है। सीज फायर में यूएस सेना पर 10 हमले हुए हैं और अमेरिका यह दावा कर रहा है कि ईरान ये हमले कर रहा है। उधर एक और बड़ी खबर है, यूएई में एयर डिफेंस एक्टिव, मिसाइल हमलों का अलर्ट। यूएई में मिसाइल हमलों का अलर्ट है, एयर डिफेंस एक्टिव कर दिए गए हैं। सुरक्षित स्थानों पर रहे नागरिक, ये यूएई ने कहा है। तो यूएई की एक रिफाइनरी पर हमले के बाद अब वहां पर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो गए हैं। यूएई के प्रशासन ने कहा अपने नागरिकों से, उनकी सरकार ने, कि अपनी जगह अपने घर पर सुरक्षित रहें। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। चलिए इस बारे में बात करते हैं, लेकिन अब विस्तार से बात आपको दिखाते हैं खबरें। वार्ता और समझौते की कोशिशों के बीच ईरान, अमेरिका और फिर युद्ध की दहलीज पार करने वाले। 27 दिन से जारी युद्ध विराम के दौरान ऐसा पहली बार है जब अमेरिका और ईरान ने बारूद बरसाया, और यह बारूद बरसा है होर्मुज में। वही होर्मुज जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट होर्मुज फ्रीडम शुरू किया है, जिसके तहत अमेरिकी युद्धपोतों ने होर्मुज पार करने की कोशिश की, लेकिन ईरान की सी बेबी बोट ने इन युद्धपोतों पर हमला कर दिया। अब एक्सपर्ट्स इसे युद्ध विराम का अंत मान रहे हैं, लेकिन डर है कि यह अंत तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। होर्मुज स्ट्रेट 34 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें 28 किलोमीटर उथले पानी वाला हिस्सा है जहां जहाज फंसने का खतरा है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले यहां 2 शिपिंग लेन थी। पहली इनबाउंड लेन, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की एंट्री होती थी, और दूसरी आउटबाउंड लेन, इससे शिप फारस की खाड़ी से एग्जिट करते थे। ईरान युद्ध के बाद होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है। ईरान ने इन दोनों शिपिंग लेन के रास्ते पर समुद्री माइन बिछा रखी हैं, जिसकी वजह से इन लेन से गुजरना बेहद खतरनाक है। माइन की चपेट में आकर शिप तबाह हो सकते हैं। ईरान ने यहाँ 2 नई शिपिंग लेन तैयार की हैं। ये लेन भी इनबाउंड और आउटबाउंड की तरह है। इनके जरिए फारस की खाड़ी में एंट्री और एग्जिट होती है। इन्हें लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बनाया गया है, लेकिन यहां से सिर्फ ईरान की मर्जी से और टोल टैक्स चुकाकर ही निकला जा सकता है। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम में अमेरिका ने अपनी शिपिंग लेन तैयार की है। हालांकि ये डबल लेन नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल लेन है, यानी एक बार में एक ही जहाज यहां से गुजर सकता है। इस लेन को ओमान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल पास बनाया गया है। ये ओमान के मुसंदम प्राय द्वीप के करीब से होकर गुजरती है। दावा है कि इस लेन को तैयार करने के लिए ईरान की कुछ सी माइंस भी हटाई गई हैं। जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ओमान के जल क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा घेरा भी तैयार किया है। जहाजों को ओमान के जल क्षेत्र से गुजरने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि गुजरते समय VHF चैनल 16 यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो चैनल 16 के जरिए ओमानी अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहे, ताकि ये साफ हो सके कि गुजरने वाला जहाज ईरानी शैडो फ्लीट का नहीं। और ऑपरेशन फ्रीडम के पहले 24 घंटों को लेकर अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे। अमेरिका का दावा है कि उसके 2 डिस्ट्रॉयर ने होर्मुज पार किया। ये डिस्ट्रॉयर होर्मुज पार कर फारस की खाड़ी पहुंचे। दावा है कि इसी दौरान ईरान की छोटी बोट्स यहां पहुंची। इन बोट्स पर मौजूद मिसाइलों से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया, जिसके बाद होर्मुज की सुरक्षा में तैनात MH-60C हॉक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाला और ईरान की 6 बोट्स को तबाह कर दिया। ईरान का दावा इससे बिल्कुल अलग है। ईरान के मुताबिक जब अमेरिकी डिस्ट्रॉयर होर्मुज पार कर रहे थे, उसी दौरान ओमान के खसाब इलाके से 2 नागरिक बोट फारस की खाड़ी में पहुंची। इन नागरिक बोट्स को ईरान आना था, लेकिन अमेरिका के MH-60C हॉक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर ने इन नागरिक बोट्स को तबाह कर दिया। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा है कि सीज फायर लगभग टूट चुका है। बहुत जल्द पूर्ण युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। होर्मुज या तो पूरी तरह खुलेगा या फिर एक महायुद्ध शुरू होगा। इजरायली चैनल 13 की रिपोर्ट में दावा है नेतन्याहू ने अपने अधिकारियों के साथ सीक्रेट बैठक की। ये बैठक करीब 8 घंटे तक चली, जिसमें उन्होंने युद्ध पर परामर्श लिया। वहीं अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। और होर्मुज पर एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। तनाव के साथ ही अब बारूदी धमाकों की शुरुआत भी हो चुकी है। ईरान की सेना ने अमेरिका के युद्धपोत को चेतावनी देने के लिए मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर निशाना तो नहीं साधा गया, लेकिन चेतावनी देने के लिए युद्धपोत के बेहद करीब धमाके किए गए। ईरान ने होर्मुज को बंद करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया और अमेरिका को होर्मुज से दूर रहने की चेतावनी दी। दोनों ओर से जिस तरह की तैयारी चल रही है, उससे लगता है कि समुद्र में एक बार फिर भारी घमासान छिड़ सकता है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज के पूरे इलाके पर ईरान का नियंत्रण है।
ईरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यूएस के एक भी युद्धपोत को एंट्री नहीं दी जाएगी। हॉर्मुज के लिए ईरानी सेना की इजाजत जरूरी है। और रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम बनाम प्रोजेक्ट डेडलॉक की जंग में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 85 हमलावर बोट तैनात कर दी हैं। 22 किलोमीटर के इलाके में मौजूद ये बोट एक दीवार की तरह काम कर रही है जो हॉर्मुज में रास्ता रोके खड़े हैं। अटैक बोट से हॉर्मुज के बीच में गश्त जारी है। ये बोट किसी भी युद्धपोत पर हमले के लिए हर वक्त तैयार है। ईरान की छोटी छोटी बोट्स बेहद घातक है। ये बोट एंटी शिप मिसाइल से लैस हैं जो किसी भी युद्धपोत को नष्ट कर सकती हैं। ईरानी बोट्स पर रॉकेट लॉन्चर की भी तैनाती है। एक साथ कई बोट नेवल मशीन गन से भारी हमला करने में सक्षम है। बोट पर समुद्री माइंस भी लोड की गई हैं जो किसी भी युद्धपोत का रास्ता रोकने के लिए समुद्र में गिराई जा सकती हैं। अब अमेरिकी नेवी के लिए चुनौती यह है कि ईरान के इन बोट्स पर निशाना लगाकर हमला करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बोट बेहद तेज रफ्तार से समुद्र में मूव करती हैं। आकार में छोटा होने की वजह से भी बोट पर निशाना साधने में मुश्किल होती है। The deal that America and Donald Trump keeps talking about, and Iran has been saying that the ceasefire terms have not been implemented. How close do you see is America and Iran to reaching any kind of agreement on that? Well, there are no backroom negotiations. There are messages that go back and forth. The only time that we negotiated with the Americans was during that one day in Islamabad. Before and after that, it's just been messages going back and forth. और हॉर्मुज स्ट्रेट के किनारे ग्राउंड पर मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए गए हैं। यहां ईरान की घातक एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। हॉर्मुज में सुलेमानी क्लास कॉर्वेट की मौजूदगी है। ईरान ने सेना की भारी तैनाती करके हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण बना लिया है। ईरान का शाहिद सुलेमानी शिप 4 इंजन की मदद से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस जहाज में एक खास क्रेन सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से कहीं भी दर्जनों स्पीड बोट लॉन्च की जा सकती हैं। स्पीड बोट के जरिए कई मोर्चों से हमला कराया जा सकता है। ईरान के ऐसे हमले से अमेरिकी नेवी भी लाचार हो जाएगी। और ईरान के मोर्चे पर अमेरिका जिस दबाव वाली कूटनीतिक और उसके रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उस रास्ते पर ईरान ने अब बारूद बिछा दिया है। ऐसा बारूद जिसकी चपेट में अमेरिका के सहयोगी देश आ रहे हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने सीज फायर का उल्लंघन अब तक नहीं किया है, लेकिन अरब के देशों में हो रहे धमाकों ने युद्ध भड़कने के संकेत दे दिए। अब अमेरिका का कोई फॉल्स फ्लैग ये ऑपरेशन है या फिर ईरान का हमला है? जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए दोनों ही स्थिति में दुनिया तेल के अकाल का सामना करेगी। ऐसा क्यों, ये भी इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा आपको। दावा है कि ईरान ने कुल 19 हवाई हमले किए हैं, जिनमें 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलों के साथ 4 ड्रोन शामिल। ईरान नागरिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उन ठिकानों को ध्वस्त करना चाहता है जिसमें अमेरिका का हित शामिल। और फुजारा पोर्ट पर हमले का असल मकसद भौगोलिक रणनीतिक स्थिति से साफ हो जाता है। ईरान के नियंत्रण में इस समय स्ट्रेट, जो फारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाजों के लिए संकट बन गया है, क्योंकि केश्म द्वीप पर ईरान ने सैन्य तैनाती के साथ नया सिस्टम लागू किया है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, जहां से आवाजाही नहीं हो सकती। इसके अलावा ओमान की खाड़ी में नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भी ईरान ने अपनी स्पीड बोट्स तैनात कर रखी हैं। यानी तेल का आवागमन ईरान ने ठप कर दिया है। इसलिए अब तेल के आवागमन का एक ही रास्ता बचता है, यूएई का फुजारा पोर्ट, जहां से तेल के टैंकर निकलते भी हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने की उन्हें जरूरत नहीं है। यहीं से अरबों बैरल क्रूड ऑयल इस समय हिंद महासागर में पहुंचाया जा रहा है और ये ईरान के बनाए तेल के अकाल वाले हालात के खिलाफ है। ईरान के इस हमले से न सिर्फ फुजरेह पेट्रोलियम साइट पर भीषण आग लगी, बल्कि हॉर्मुज में ओमान के तट के पास भी ईरान ने हमले की। ऐसे हमले जिसमें यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का एक तेल टैंकर भी क्षतिग्रस्त हो गया। दावा है कि एडीएनओसी के तेल टैंकर पर ईरान ने 2 आत्मघाती ड्रोन दागे थे। ऑपरेशन फ्रीडम असल में प्रोजेक्ट डेडलॉक और अमेरिका को दलदल में घसीटे जाने से बचना चाहिए। तो आशंका की जमीन सुलग रही है और ईरान की जंगी तैयारी को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। अनुमान यह है कि ईरान ओमान की खाड़ी से अरब सागर तक नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा हूती के जरिए लाल सागर का रूट भी जल्द बंद कर सकता है। यानी सऊदी अरब के लिए रास्ता लाल सागर से अदन की खाड़ी तक नाकाबंदी हो सकती है और इससे सिर्फ सऊदी अरब प्रभावित नहीं होगा, बल्कि मिस्र, सूडान, जॉर्डन भी संकट में पड़ जाएंगे। और ईरान अगर अपने प्लान में कामयाब होता है तो अमेरिका पर अरब से बाहर निकलने का दबाव बढ़ जाएगा। दावा है कि यूएई में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजरायली डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम स्पाइकर या बराक। तो सीज फायर टूट चुका है क्योंकि मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। अमेरिका सीज फायर की स्थिति पर आधिकारिक बयान जारी नहीं कर रहा है। रिपोर्ट है कि यूएई ने भी ईरान पर पलटवार किए हैं।
ईरान ने यूएई पर बरसी मिसाइलें और ड्रोन्स पर कहा है कि हमले उसने नहीं किए, यानी युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन युद्ध विराम का भ्रम बरकरार रखने की कोशिश दोनों ओर से हो रही है। साथ ही रिपोर्ट यह भी है कि यूएई पर हमलों के बाद ईरानी सत्ता तंत्र के अंदर आपसी संघर्ष शुरू हो गया है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान और आईआरजीसी के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। देखिए कैसे आंतरिक टकराव ईरान को फुल स्केल वॉर में धकेल सकता है। ऐसी सामरिक स्थिति के लिए लैटिन भाषा में एक शब्द है, कैसस बेली, यानी युद्ध का कानूनी आधार तैयार करना। अमेरिका ईरान को हमलों का दोषी ठहरा रहा है। इसके साथ ही ईरान अमेरिका को हॉर्मुज में घुसपैठ और नावों पर हमले का दोषी ठहरा रहा है। यूएई इस स्थिति का पहला शिकार बना है। अमेरिका के पास बड़े पलटवार का अधिकार सुरक्षित है। रिपोर्ट है कि यूएई ने ईरान पर हमलों की शुरुआत कर दी। में बताया गया है कि हॉर्मुज़गान प्रांत में बंदर अब्बास के आईआरजीसी ठिकानों और पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर हमले हुए हैं। इसके साथ ही केशम द्वीप पर भी हमलों की रिपोर्ट है। यूएई के मिराज फाइटर जेट ने हमले किए हैं। इसके साथ ही यूएई की कामिकाजी ड्रोन फोर्स भी इन हमलों में शामिल थी। यूएसएस लिंकन से उड़े अमेरिका के फाइटर जेट्स का भी हमलों में शामिल होने का शक जताया गया है। 5 मई की सुबह 4:15 पर केशम द्वीप पर 2 धमाकों की आवाज सुनी गई। 4:18 पर बंदर अब्बास में 2 भीषण धमाके हुए। 4:19 पर 3 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। यूएई पर हमले ईरानी जमीन से नहीं हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है? क्या ईरान के बयान का मतलब यह है कि यूएई पर हमले प्रॉक्सी ने किए हैं? क्या यमन के हूती या इराक के मिलिशिया गुटों पर दोष डालने की कोशिश है, या फिर यूएई पर हमले इजराइल ने किए हैं ताकि दोबारा युद्ध शुरू हो और नेतन्याहू को ईरान पर हमलों का मौका मिल सके? पेजेश्कियान ने यूएई पर हमलों को पागलपन करार दिया। पेजेश्कियान ने मुस्तफा खामनेई से मिलने का वक्त मांगा। पेजेश्कियान के बयान से लगता है कि आईआरजीसी की मनमानी चल रही। रिपोर्ट है कि यह हमले बिना सरकार को जानकारी दिए किए। सवाल यह है कि क्या खामनेई ने इन हमलों की इजाजत दी थी, और अगर दी थी तो चुनी हुई सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? कि ये जो बिल्डिंग है ये लैब है, लेकिन लैब किस चीज़ की है? ये सेंट्रल सैटेलाइट रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाती थी इमारत, यानी जो सैटेलाइट पर रिसर्च की जा रही है। और यहाँ इस इमारत में, इस लैबोरेटरी में जो काम करते हैं साइंटिस्ट और छात्र, उन्होंने यहाँ से कुछ सैटेलाइट्स को टेस्ट भी किया था पिछले 1 साल के दौरान। 2, 3, 4 बार उन्होंने ऐसा किया भी है, यानी बहुत सफलताएं भी उन्हें मिल रही थी। ख़ास इस वजह से भी है क्योंकि ये ईरान की तेज़ी से जो प्रगति हो रही है विज्ञान के क्षेत्र में, उसके लिए ये जो लैब है सैटेलाइट के क्षेत्र में ख़ास तौर पर, उसके लिए इस लैबोरेटरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस वजह से भी इसको चुना गया एक टारगेट के तौर पर। तेहरान के विश्वविद्यालयों में तबाही के निशान बिखरे हैं और शरीफ यूनिवर्सिटी भी इसका शिकार हुई। हम मौजूद हैं इस वक्त शरीफ यूनिवर्सिटी में। शरीफ यूनिवर्सिटी तेहरान की एक बहुत एमिनेंट यूनिवर्सिटी है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी है और जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस जगह को टारगेट किया गया था, वो दरअसल एक ये जो एआई सेंटर है, यानी यहाँ पर एआई पर रिसर्च होती थी। यहाँ पर जो सर्वर्स हैं, बड़े बड़े हैवी कंप्यूटर्स हैं, वो मौजूद थे। और ये जो ख़ास तौर पर ये इमारत है जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा, यानी जो निशाने पर इमारत थी। और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बढ़ते तनाव के बीच शी जिनपिंग ने अपने आप को असली विजेता साबित कर दिया है। चीन हॉर्मुज जंग का वो सिकंदर बन गया है जिसने बिना जंग लड़े ही खुद के धुरंधर होने का सबूत दे दिया है, जिसकी बदौलत अमेरिका अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के सामने सरेंडर करने को तैयार है। लेकिन चालाक चीन एक हॉर्मुज के रास्ते से अपने लिए कई दरवाजे खोलना चाहता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन से कूटनीतिक मदद की अपील की है। चीन से ईरान पर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए दबाव डालने को कहा, क्योंकि चीन ईरानी तेल का 90% हिस्सा खरीदता है। चीन के पास 1.4 से 1.5 बिलियन बैरल का तेल भंडार है। संकट काल में चीन ने अपना तेल युआन में बेचा। ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे पड़ोसी एशियाई देशों को ईंधन की सप्लाई की। इलेक्ट्रिक इकोनॉमी होने की वजह से चीन पर तेल संकट का असर कम हुआ। चीन की अर्थव्यवस्था 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर है। अमेरिका इस जंग से एग्जिट प्लान ढूंढ रहा है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में चीन ही ईरान और अमेरिका की डील करा सकता है। इसीलिए धमकाने वाला अमेरिका अब चीन से रिक्वेस्ट मोड पर बात कर रहा है। मई में ट्रंप बीजिंग जाने वाले हैं। इस दौरे में हॉर्मुज टॉप एजेंडे पर रहने वाला मुद्दा है। अमेरिका मान चुका है कि हॉर्मुज की चाबी बीजिंग में है। चीन के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना ताइवान स्ट्रेट की नाकाबंदी का ट्रायल रन है।
क्योंकि ताइवान स्ट्रेट से 40% ग्लोबल कंटेनर शिप गुजरते हैं, जो हॉर्मुज से भी ज्यादा है। सेनकाकू आइलैंड्स पर जापान के साथ गेग्यो रीफ और इयाडो द्वीपों पर साउथ कोरिया के साथ चीन का विवाद है।